डेटाबेस लेकर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर डेटाबेस एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए। और दूसरा कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनका भी एग्ज़ाम है, तो ये उनको भी पढ़ना है। बोर्ड एग्जामिनेशंस जो देने वाले बच्चे हैं वो उनको भी पढ़ना है। तो सारे चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग डेटाबेस लेकर आए, और इस डेटाबेस में हम लोग बेसिकली जो फोकस करेंगे यहाँ इस सीरीज में वो होगा माई एसक्यूएल पे। माई एसक्यूएल क्या है? तो माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग उसी के बारे में यहाँ बात करेंगे। क्या, कैसे इंस्ट्रक्शंस देना है, कोड्स लिखना है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इन्हीं सब के लिए हम यहाँ पे आज आए। तो बिना टाइम गंवाए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो पहली बात आप सबके मन में ये आ रही होगी कि डेटाबेस होता क्या है। ठीक है, तो हम एकदम आराम से चलेंगे। आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें बता सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशंस उसका शॉर्ट आउट करेंगे। तो डेटाबेस क्या होता है? तो पहली बात ध्यान रखेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटाबेस। यानी डेटा के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। अब इस डेटाबेस को एनेबल करने के लिए या डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम बोलते हैं DBMS। इसका फुल फॉर्म हम लोग कह सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जिन सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ करते हैं वो कॉमनली दो तीन है, जैसे आप लोग सुने होंगे ओरेकल के बारे में। दूसरा आप लोग सुने होंगे मोंगो डीबी के बारे में, मोंगो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एक कॉमन सा है जिसको आप यूज़ करते होंगे अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो है माई एसक्यूएल। अब इन तीनों को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है? इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते हैं। और इंस्ट्रक्शंस मतलब हम लोग कह सकते हैं आपकी भाषा में कुछ कोड्स लिखने होते हैं। उन कोड्स को हम लिखते कैसे हैं? तो इसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल। और इस एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इस डेटाबेस के सेशन में हम लोग एसक्यूएल पर फोकस करेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हमारे लिए क्यों आवश्यक है ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे बताया कि ये तीन कॉमन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके बारे में आप स्कूल्स और कॉलेज में सुने होंगे, ओरेकल, मोंगोडीबी और माईएसक्यूएल। अब सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे पास है कि हमें किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो तीन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल करना चाहेंगे। पहला कि ये जो होते हैं हेल्प्स अस टू अवॉइड डेटा रिडंडेंसी। ये हमें डेटा रिडंडेंसी अवॉइड करने में मदद करता है। दूसरा ये हमें मदद करता है डेटा कंसिस्टेंसी को अवॉइड करने। ठीक है, डेटा कंसिस्टेंसी को क्या कह सकते हो, डेटा इनकंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मदद करता है। और चौथा और मेजर पॉइंट हो सकता है वो है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी, ये इन तीनों कॉन्सेप्ट्स पे हम यहाँ से काम करते हैं या इन तीनों से बेनिफिट मिलता है। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि भैया हम डेटा रिडंडेंसी अवॉइड कैसे कर सकते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी कैसे अवॉइड कर सकते हैं या कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है ये हम जानते हैं। तो पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो फिलहाल के लिए है डेटा रिडंडेंसी।
ठीक है, तो डेटा रिडंडेंसी क्या होता है ये हम समझते हैं। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी को हम लोग कहते हैं ड्यूप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी एक ही तरीके का डेटा अगर कई जगहों पे स्टोर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, ड्यूप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। जो ड्यूप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, तो सपोज करिए आप जब मान लीजिए ये एक्सेल शीट है, ठीक है, इस एक्सेल शीट में आप कुछ डेटा को सेव करके रखें। अब मान लीजिए ये नेम था, क्लास था, रोल नंबर था। तो मान लीजिए यहाँ पे क्लास है फर्स्ट ईयर, रोल नंबर है 10, नेम है आशीष। ठीक है, अब ये एक्सेल शीट आप बना के रखे हैं, इस एक्सेल शीट को अपनी कंप्यूटर के आप डी ड्राइव में रखे हैं, आप इसको कंप्यूटर के डी ड्राइव में रखे हैं, और साथ ही साथ इसी चीज को आप अपने कंप्यूटर के ई ड्राइव में भी रखें। तो होता क्या है कि डी और ई ड्राइव दोनों जगहों पे स्टोर करने की वजह से एक जगह मान लीजिए आपका डेटा यहाँ अपडेट हो गया, दूसरे जगह यहाँ जो डेटा था वो अपडेट नहीं हुआ, यानी यहाँ पर आशीष के नाम की जगह आप आशुतोष लिखना चाह रहे थे, तो ठीक है डी ड्राइव में ये फाइल अपडेट हो गया, लेकिन ई ड्राइव में ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये किसकी प्रॉब्लम थी, आप एक्सेल में बनाए थे, तो एक्सेल कहता है कि जहाँ फाइल सेव करते हैं वहीं डेटा अपलोड होता है। इस कमी को दूर करने के लिए हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो होता है उस चीज को मदद करता है शॉर्ट आउट करने में। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, ये कहता है कि इफ अ डेटा is stored at multiple locations, if data is stored at multiple locations and updated at a place, all other concerning places आर ऑल्सो अपडेटेड। यानी इसके कहने का मतलब है कि अगर एक जगह पर कहीं अपडेट हो गया तो उससे संबंधित डेटा जहां भी होगा वो अपडेट हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे वो कह रहा था डेटा इंटीग्रिटी। अब डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जिसकी डेटा है या जिसका डेटा है वही देख पाएगा, उसके अलावा कोई नहीं देख पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा इज टर्म्ड एज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा का प्राइवेसी जो होगा या सिक्योरिटी हो गया उसे हम कहते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी है। इन सबको मेंटेन करने के लिए किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसक्यूएल का, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटाबेस में हम लोग इसी एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कॉलेज में हो, ये आपके लिए एक मैंडेटरी टॉपिक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जब हम यहाँ से आगे चलेंगे तो वापस से पहले देख लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये हमारे 3 बेनिफिट्स थे और इन तीनों बेनिफिट्स का डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पे करा है। अब होता क्या है, जब आप डेटाबेस में डेटा को अरेंज करते हैं तो बेटा वो डेटा जो है टैबुलर फॉर्म में अरेंज होता है।
आप उस डेटा को जब अरेंज करते हैं तो टेबुलर फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में अरेंज होता है, टेबल के फॉर्म में अरेंज होता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, जरूरत क्यों है, तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको हम बता दिए, लेकिन अगर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्यों आवश्यक होता क्या है कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं या जब भी किसी एप्लीकेशन को आप बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाते वक्त दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला जो हमारे पास होता है वो होता है फ्रंट एंड, और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है, तो जिस वेब पेज को आप देख रहे हैं या जिस इंटरफेस को आप देख रहे हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रंट एंड। और बेटा जहां पर डेटा स्टोर करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है, बैक एंड। अब क्या होता है कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं या वेब पेज को, तो आप मान लीजिए यहाँ HTML यूज कर लेते होंगे या XML यूज कर लेते होंगे या CSS के कुछ कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, जावा आता होगा। अब जब यहाँ पर आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर लेते होंगे, पाइथन हो गया, जावा हो गया, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारे। लेकिन जब स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज के लिए एकदम ट्रस्टवर्दी है वो है SQL। इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ता है, यानी SQL की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी पड़ती है HTML CSS या जिससे भी करें। तो इसके लिए जब कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं तो दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पहला कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं वो होता है JDBC, और दूसरा जो यूज होता है वो होता है ODBC। बेसिकली मार्केट में हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यही दो मेथड यूज करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि JDBC क्या होता है, तो JDBC का मतलब होता है जावा डेटा बेस कनेक्टिविटी। अब दूसरा आता है ODBC। ODBC में क्या होता है, ओपन डेटा बेस कनेक्टिविटी। यहाँ पे हम लोग ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी रूल का यूज करते हैं। अभी मार्केट में सबसे कॉमन जो है वो पाइथन है, तो पाइथन का यूज करके हम SQL कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए जब पाइथन को SQL से कनेक्ट करना हो तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। पाइथन को जब SQL से कनेक्ट करना हो तो हम लोग बेसिकली पिप का यूज कर सकते हैं। पिप क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो आगे वाली कहानी देखेंगे। तो ये हमारा पार्ट था डेटाबेस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। तो मैंने आपसे कहा जब डेटा को स्टोर करते हैं तो वो कौन से फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में होता है। अब टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो एक छोटे से केस स्टडी से हम लोग समझते हैं। वो केस स्टडी क्या कहता है हमारे से। मान लीजिए कि आप अपने किसी जानने वाले को मिलने के लिए अस्पताल गए। जब आप अस्पताल जाएंगे तो आप उसके रिसेप्शन पे जाकर नाम बताते हैं। तो जब आप उसको नाम बताते हैं तो उसके सामने वो कंप्यूटर एक होता है, उसमें नाम डालता है। मान लीजिए आपका नाम आशुतोष है, तो आप आशुतोष डालते हैं तो उसके स्क्रीन पर एक पेशेंट ID आ जाता है 101 मान लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर जो होगा वो स्क्रीन पे आ जाता है। अब क्या होता है इससे, तो ये कहाँ हो रहा था पहले ये समझते हैं। ये रिसेप्शन पे हुआ, तो वो आपको बता देते हैं रिसेप्शन पे कि आपका जो पेशेंट है वो कौन से वार्ड में है। मान लीजिए वार्ड नंबर 10 में, तो आप पेशेंट से मिलने वार्ड नंबर 10 चले गए। जब आप वार्ड नंबर 10 में गए तो वहां पर आपकी पेशेंट ID मांगी जाती है। तो पेशेंट ID मांगेंगे तो वहां से नाम आ जाएगा और क्या प्रेस्क्रिप्शन था वो प्रेस्क्रिप्शन वहां दिख जाता। ये वार्ड की कहानी। तो मान लीजिए पेशेंट ID 101 आशुतोष, क्या था, क्या दवाई लगी थी, यहाँ लिखा पड़ा है। अब जब आप बिलिंग डेस्क पे जाते हैं तो बिलिंग डेस्क पे क्या होता है कि आप गौर करेंगे कि वहां पर पेशेंट ID, नेम, प्रेस्क्रिप्शन, वार्ड डिटेल्स सब कुछ मेंशन होता है। सिर्फ और सिर्फ आपके पेशेंट ID डालने पे ये सारे डिटेल्स आ जाते हैं। यानी आप देखेंगे तो ये एक टेबल था, और बेटा इस टेबल का इंफॉर्मेशन हमें यहां से भी मिला और यहां से भी मिला।
इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी जब आप एक या एक से अधिक सॉफ्टवेयर, माफी चाहते हैं, एक या एक से अधिक टेबल्स को मिलाकर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो वो RDBMS होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से जो फ्री में अवेलेबल है, वो है MySQL। MySQL एक सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दें कि हम इसको इम्प्लीमेंट Oracle से भी कर सकते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट MongoDB से भी कर सकते हैं। आजकल के कॉलेजेस और स्कूल्स में MongoDB का प्रचलन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि ये एक एडवांस वर्जन है और इसका इस्तेमाल हम पाइथन के साथ करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पाइथन की पढ़ाई होती है वहाँ MongoDB साथ में आ गया। तो खैर, मैं RDBMS की बात कर रहा था। जब टेबल्स को मिलाकर हम क्या करें, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, तो वो कहलाता है हमारा RDBMS। तो अब जरा हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं RDBMS का। रिलेशनल डेटा बेस, इसको हम लोग मॉडल भी बोल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या हो सकता है, तो कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ टैब्यूलर फॉर्म, पहला पॉइंट। और दूसरा लिख सकते हैं देयर आर मेनी टेबल्स दैट यूनाइट to generate a complete output। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे टेबल्स इकट्ठा होकर हमें कंप्लीट मतलब देने वाला डेटा स्क्रीन पे दिखाते हैं, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वापस से मैं आपको बता दूं कि डेटा जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म। अब जब टेबुलर फॉर्म में होता है तो यहाँ दो चीजें जानने की आवश्यकता होती है। पहला होता है रोज और दूसरा होता है कॉलम्स। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये लेफ्ट और राइट वाली कहानी। तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो हम इसे कहते हैं कॉलम, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम इसे कहते हैं रोज। तो लेफ्ट टू राइट हमारे लिए रोज और बाकी क्या हो गया, कॉलम्स। कॉलम्स को हम लोग दूसरी भाषा में एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। कॉलम का दूसरा नाम एट्रीब्यूट भी है, और हम लोग रोज को टपल भी कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भैया रो का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे, टपल। ठीक है, यहाँ पूछ रही हैं कि MCA में CUET में डेटाबेस आता है। ये बेटा डेटाबेस CUET के लिए सिर्फ नहीं है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, तो ये कॉमन है सबके पहले। ठीक, हाँ। तो ये जो लेफ्ट टू राइट आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोज, टपल। और टॉप टू बॉटम जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब इस एट्रीब्यूट्स को, यानी इस एट्रीब्यूट्स को हम लोग एक दूसरी भाषा में फील्ड्स भी कहते हैं। तो खैर फील्ड्स की कहानी क्या है हम लोग उसको बाद में देखेंगे, फील्ड्स और रिकॉर्ड्स के बाद में रखेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई डाउट है यहाँ तक तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा जब हम चलेंगे आगे तो इस टेबल में दो चार चीजें और होती हैं। इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट स्लाइड पर आ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा टेबल है। इस टेबल में जब आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं किसी का भी, मान लीजिए आईडी स्टोर किया, नेम स्टोर किया, और मान लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर किया। ठीक है, अब क्या हुआ, आईडी मान लीजिए 1 2 3, नेम मान लेते हैं आशुतोष, आशीष, अभिषेक, सबका अपना अपना नंबर यहाँ लिखा है। नंबर भी लिख देते हैं, चलिए 9781 यहाँ लिख दिया, 7281 लिख दिया, 3215 लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर।
अब मान लीजिए एक टेबल हमारे सामने तैयार है, इसमें डेटा जो है वो अरेंज भी, तो आप इसको देख पाएंगे, ये आपके लिए क्या हो गया, कॉलम्स, ये क्या होगा, रोज हो गए। अब आप देखेंगे तो इस टेबल की पहचान किससे हो रही है, तो इस टेबल की पहचान आईडी से हो रही है, क्योंकि ये आईडी वाला डेटा जो है वो क्या है, यूनिक है। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये नेम भी यूनिक है, आपको लग रहा होगा कॉन्टैक्ट नंबर भी यूनिक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार नाम यूनिक ही होगा या हर बार कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक ही होगा। तो हर बार सारा का सारा कॉलम जो है वो यूनिक नहीं हो सकता, लेकिन एक ऐसा कॉलम होता है जिसे हम लोग हमेशा यूनिक बनाते हैं, या तो उसको आईडी के आधार पे बनाएं या किसी दूसरे बेसिस पर बनाएं। तो ऐसा कॉलम जो यूनिक होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी की। ऐसा कॉलम जो यूनिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी की। तो लिख सकते हो कॉलम दैट हैज यूनिक डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी की। यानी ऐसा कोई भी कॉलम जिसमें यूनिक डेटा होगा उसे हम प्राइमरी की कहें। अब आप कहेंगे या आपके मन में ये दुविधा होगी कि सर की क्या होता है, की का मतलब क्या होता है। ठीक है, की का मतलब क्या होता है, की कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप लिख सकते हैं कॉलम्स दैट हेल्प अस, या ऐसे लिखेंगे आप, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द कॉलम्स। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो इसमें से पहला हम लोग की पढ़े, वो की हमारा क्या था, प्राइमरी की। अब दूसरी चीज आप अगर इसमें समझेंगे तो आप देख रहे होंगे ये आईडी भी यूनिक है, ये नेम भी यूनिक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर भी यूनिक है। यानी देखा जाए तो ये प्राइमरी की बन गया, लेकिन ये भी प्राइमरी की बनने के लायक है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये भी प्राइमरी की बनने के लायक। तो आप कह सकते हैं कि ये सारे जो हैं वो क्या हैं, कैंडिडेट की हैं। ये सारे जो हैं वो क्या हैं, कैंडिडेट की हैं। आई रिपीट, आपके मन में चल रहा होगा कि ठीक है सर आप तो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करा दिए, तो ये आपके लिए प्राइमरी की हो गया, लेकिन ये भी प्राइमरी की हो सकता था क्योंकि यहाँ भी सारा डेटा यूनिक है। ये भी प्राइमरी की हो सकता था क्योंकि यहाँ भी सारा डेटा यूनिक है। तो आई रिपीट, प्राइमरी की बनने के बाद जो भी कॉलम यूनिक डेटा रखा है या प्राइमरी की बनने के लिए क्वालिफाई कर सकता था उसे हम लोग कैंडिडेट की के नाम से जानते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन आपको लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं कॉलम या कॉलम्स दैट could have become primary key are known as candidate key। यानी हर वो कॉलम जो प्राइमरी की बन सकता था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसकी जरूरत आपको पड़ती रहेगी। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो वहां देना ही है, कॉलेज में लिखना ही। तो हम लोग इसको थ्योरेटिकली लेके चल रहे हैं ताकि सबके काम में ही आ सके। इसके अलावा अब आप देखेंगे तो ये सारा का सारा डेटा जो है ये क्या है, ये एक जगह कलेक्टेड है। ठीक है, तो जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है उसी को हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है या पूल ऑफ डेटा होता है उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि डोमेन क्या होता है डीबीएमएस में, तो कह सकते हैं आप पूल ऑफ डेटा इज कॉल्ड डोमेन। यानी जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है
उसको हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं। अब आप एक दो चीज कॉमन समझेंगे जो हर एग्जाम में आता है, ये तो मतलब बोर्ड एग्जाम से ही पूछ देते हैं कि सर इसमें डिग्री क्या है और कार्डिनैलिटी क्या है। तो देखिएगा, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हमें बताते हैं डिग्री। तो एक कॉन्सेप्ट याद आपको रखना है ऐसे, आप याद रख सकते हैं CD, ठीक है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हमें क्या बताते हैं, डिग्री। नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हमें बताते हैं डिग्री। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा साफ से लिख दें, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू डिग्री। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि कार्डिनैलिटी क्या होता है सर। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी। तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, CD और RC। CD और RC, कॉलम से क्या हो गया, डिग्री, और रो से क्या हो गया, कार्डिनैलिटी। एकदम बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछता है कि अगर आपको डिग्री पता है और कार्डिनैलिटी पता है किसी भी टेबल का, तो आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो हो सकता है हम भी आपसे पूछ दें कि भैया एक टेबल है, बताओ कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो खैर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम आने वाले टाइम्स में यहाँ पर पढ़ेंगे। आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, अगर है तो आप मेरे से बता सकते हैं। खैर अब आगे चलते हैं, यहाँ से 2 मिनट पीछे वाली स्लाइड्स पे आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे ये बताया कि हमारा जो फाइनल आउटपुट निकल रहा था वो इस टेबल में आया, यानी फाइनली हम आउटपुट यहाँ देख पा रहे थे, लेकिन जो ये आउटपुट आया वो इन दोनों टेबल के कॉम्बिनेशन से आया था। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जो टेबल हमें आउटपुट दिखाता है, जो टेबल हमें आउटपुट दिखाता है इसे हम लोग बोलते हैं व्यू टेबल, ठीक है। जो हमें आउटपुट दिखाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यू टेबल। ये व्यू टेबल जो है डेटाबेस में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो कह सकते हैं कि इसका दूसरा नाम ये वर्चुअल टेबल होता है, ठीक है। व्यू टेबल जो होता है वो वर्चुअल टेबल होता है। वर्चुअल क्यों होता है, एज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन DBMS, ठीक है। ये DBMS में कहीं से एग्जिस्ट नहीं करता, यूजर के जरूरत के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे दिखाया जाता है। ये सारा डेटा जो है वो यूजर फिल करता है। तो ऐसा कोई भी टेबल जो डिजाइन किया गया है किसके द्वारा, यूजर के द्वारा, यूजर के द्वारा डेटा फिल करके हम लोग उसे कहते हैं बेस टेबल, बेस टेबल। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर बेस टेबल क्या होता है। तो टेबल दैट इज डिजाइन्ड या क्रिएटेड बाय द यूजर इज कॉल्ड बेस टेबल। ऐसा टेबल जो यूजर के द्वारा बनाया गया है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, बेस टेबल के नाम से जानते हैं। और बेस टेबल बनाया जाता है, ये एग्जिस्ट करता है DBMS में, लेकिन आई रिपीट, व्यू टेबल जो है वो DBMS में कहीं से एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप कि आप मेरे कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे हैं। यहां से हम आगे चलते हैं, जब टेबल और की बात कर रहे थे, तो एक यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टेबल और की में ही, जरा समझिएगा। उसके लिए हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक टेबल और ये हमारे पास दूसरा टेबल, ठीक है। इस टेबल से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए इस टेबल में लिखा है ID, नेम और UID, यानी जिसको आप आधार नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो डिटेल है वो किसी इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉय का है, यानी एम्प्लॉय डिटेल रखा गया है यहाँ पे।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आईडी रख दिया 101, 102, 103 और ये खाली रह गया, आईडी किसी कारणवश खाली रह गया। खाली रह सकता है, कैसे रहेगा वो हम आपको आने वाले टाइम में बताएंगे। दूसरा यहाँ नाम रख दिया आशीष, मान लो ये चौथा जो खाली था ये भी हो गया आशीष, यहाँ हो गया अनुभव और यहाँ हो गई माधुरी। ठीक है। यूआईडी यानी आधार कार्ड नंबर जो है वो सबका मान लेते हैं हम लोग अलग है, आधार कार्ड नंबर जो है वो सबका अलग है। तो अब आप इस केस में देखिए, अब आप इस केस में देखिए, एक चीज समझने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा साफ लिख दें आशीष। अब आप इस केस में देखेंगे तो हमें प्राइमरी की बनाना है। तो देखिएगा प्राइमरी की बनाना है तो प्राइमरी की बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वाले कॉलम का यूज कर सकते हैं या इस वाले कॉलम का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी कंपनी में जहां काम करते हैं वहां पे एचआर की व्यवस्था थी या वहां लोगों की व्यवस्था थी, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है भैया आप बनाइए प्राइमरी की, लेकिन आप इस आईडी कॉलम का यूज करके ही प्राइमरी की रख सकते हैं। ठीक है। अब दिक्कत ये थी कि पहली बात कि यहाँ पर ये खाली रह गया। तो प्राइमरी की के साथ कुछ फीचर्स होते हैं, प्राइमरी की के साथ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर तो ये है कि इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ कॉलम, एक कॉलम को ये यूनिक बनाता है, पहला। दूसरा इसकी खासियत ये है कि कोई भी सेल जो है वो खाली नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता। तो कॉलम विच इज अ प्राइमरी की कैन नॉट बी एम्प्टी और हैव नल वैल्यू। अब आप पूछेंगे कि सर ये नल क्या होता है, तो नल एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम लोग समझेंगे, लेकिन नल और जीरो सेम नहीं होता है, इस बात को हम यहाँ पे क्लियर कर दें। नल क्या होता है वो हमें जानना है। तीसरी बात आप यहाँ समझ सकते हैं, या यहाँ ना समझ के आप इसी टेबल में समझ सकते हैं कि भैया इस टेबल में प्राइमरी की जो हम बना रहे हैं दो कॉलम्स को जोड़कर बना रहे हैं। तो जब दो कॉलम्स को मिलाकर एक प्राइमरी की बनाया जाए तो हम उसे कहते हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की। जब हम दो कॉलम्स को मिलाकर प्राइमरी की बनाते हैं तो उसे कहते हैं हम कॉम्पोजिट प्राइमरी की। कॉम्पोजिट प्राइमरी की यहाँ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग यहाँ प्राइमरी की बना कर रखे थे, लेकिन भैया एक सेल एम्प्टी हो गया। ठीक है। और दूसरा एक और डेटा था जो यूनिक हमेशा मिलता, तो हम दोनों को मिलाकर प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। तो जो दो कॉलम्स को मिलाकर प्राइमरी की बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की। तो फिलहाल हम इस टेबल को मिटा देते हैं और यहीं पर कॉम्पोजिट प्राइमरी की परिभाषा लिख देते हैं जो आपको एग्जाम में मदद करेगा। तो कॉम्पोजिट प्राइमरी की क्या होता है, तो व्हेन टू कॉलम्स यूनाइट टू फॉर्म प्राइमरी की, it is called composite primary key। उसको हम लोग composite primary key कहते हैं। अब यहां क्या होता है, both the columns are, या ऐसे लिख दें, both the columns should have unique data। दोनों कॉलम जो है उसका डेटा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं है तो फिर वो कॉम्पोजिट प्राइमरी की नहीं बन सकता है। अब यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट बनता है और उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की के नाम से। फॉरेन की क्या होता है, तो 2 मिनट हम लोग उस पर भी चर्चा कर सकते हैं।
ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसको शॉर्ट आउट करेंगे और आई विल ट्राई कि हम लोग उसको अगली क्लास में भी एड्रेस करें। अच्छा, एक बात आपको हम यहाँ बताना भूल गए, बता सकते थे। या ठीक है, वापस आएंगे, आगे चलते पहले। हाँ हाँ ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास एक टेबल, आईडी, नेम, वार्ड, पेशेंट वाली कहानी। हाँ ठीक है। दूसरा यहाँ पर है आईडी, नेम और पेमेंट। ये टेबल दो है, पहला है वार्ड डिटेल्स और दूसरा जो टेबल है ये हमारा क्या है, पेमेंट डिटेल्स। और इन दोनों को मिलाकर हम लोग एक तीसरा टेबल, व्यू टेबल बना रहे हैं। हम आपको बता दें, ये दोनों जो है वो पेरेंट टेबल यानी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर हम लोग यहाँ पर एक व्यू टेबल बना रहे हैं और इस व्यू टेबल में आईडी, नेम, वार्ड, पेमेंट सब आ गया। ठीक है, तो अगर आप इसमें गौर करेंगे, अगर आप इसमें गौर करेंगे तो इन दोनों को मिलाकर उस व्यू टेबल को बनाया गया। और जो व्यू टेबल बना है उसमें हमारे पास ये आईडी नाम का एक नया कॉलम आया। तो व्यू टेबल में ये आईडी जो आया है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कराने में मदद करता है और इसी को हम लोग फॉरेन की के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग फॉरेन की के नाम से जानते हैं। आई रिपीट अगेन, ये दोनों क्या था, पेरेंट टेबल। इन्हीं पेरेंट टेबल्स को मिलाकर हम लोग क्या बनाए, एक व्यू टेबल बनाए। और ये जो व्यू टेबल बना उसमें ये कॉलम यूनिक था। तो इसका डेटा कहाँ से आया, उसी दो टेबल से आया। और उन्हीं दोनों टेबल के डेटा को मिलाकर हम लोग को वो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिला, उसी कॉलम को हम लोग फॉरेन की के नाम से जानते हैं। तो आई रिपीट अगेन, फॉरेन की जो है वो एक नॉन की एट्रीब्यूट है। फॉरेन की जो क्या है, इट इज अ नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की एट्रीब्यूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिराइव होता है, एग्जिस्ट कहीं नहीं करता, ये बनता है और खत्म हो जाता है। इसका यूज क्यों करते हैं, तो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, द वैल्यूज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो यहां लिख सकते हो, एज द वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या जो नीचे नंबर्स दिए हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आई रिपीट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप इसका यूज कर सकते हैं। खासकर जो बच्चे 10th-12th में, 10th नहीं 12th कह सकते हैं, बोर्ड वाले बच्चे भी इसका यूज करके पढ़ सकते हैं। बीसीए एमसीए फर्स्ट ईयर और 4th ईयर के बच्चे भी इन चीजों से सीख सकते हैं। इसी में हम आपको एसक्यूएल के कोड्स भी बताएंगे। हाँ, ये संभव नहीं है कि हम आपको यहाँ पे ऑनलाइन में कोड्स रन करके दिखाएं, लेकिन हम यहाँ पे कोड्स लिख के जाएंगे। अब आप उसमें पढ़े होंगे, कीवर्ड्स होता है, क्लॉज होता है, पैरामीटर होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। तो हम सब सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप उसको अपने घर पे लैपटॉप या सिस्टम में ट्राई करके देख सकते हैं। एरर आए
आप हमें भेज सकते हैं, हम उसको शॉर्ट आउट करें। आई होप कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर मिलेंगे, टिल देन थैंक यू।